नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? राहुल गांधी के लेख पर जवाब देना था तो समाचार एजेंसी एएनआई के जरिए बयान क्यों जारी किया गया? वह भी उस बयान के नीचे किसी का दस्तखत नहीं है, आयोग का स्टैंप भी नहीं है। आयोग को जवाब देना ही था तो उसने प्रेस रिलीज क्यों नहीं जारी की? अपने ट्विटर हैंडल पर क्यों नहीं जारी किया? यह भी सवाल उठ रहा है कि जवाब आयोग को देना चाहिए तो दे रही बीजेपी है। यह चुनाव आयोग का मेन ट्विटर हैंडल है। इस पर 7 जून का पोस्ट देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त स्टॉकहोम दौरे पर गए हैं। इसका वीडियो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसे लेकर ट्विटर पर तस्वीरें भी हैं। इस पर राहुल गांधी के लेख के जवाब में कोई प्रेस रिलीज नहीं है। यह दूसरा ट्विटर अकाउंट है, स्पोक्स पर्सन ईसीआई। इस पर 2 मार्च के बाद से कुछ भी पोस्ट नहीं किया गया है। सवाल है कि अगर आयोग ने राहुल गांधी के लेख पर जवाब दिया है तो उस जवाब को अपने हैंडल पर क्यों नहीं डाला है? क्या आयोग अपने जवाब को अपना नहीं मानता? समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से जो जवाब जारी किया है उसमें दस्तखत नहीं है, लेकिन आयोग का जवाब आयोग के ही ट्विटर हैंडल पर नहीं है। क्या यह बात आपको परेशान नहीं करती? 7 जून को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हिंदी और अंग्रेजी में लेख लिखे, आंकड़े दिए और अपनी दलील भी रखी और चुनाव आयोग से सवाल पूछे। शनिवार 7 जून को इंडियन एक्सप्रेस, लोकमत और दैनिक जागरण में राहुल गांधी का यह लेख छपा है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र, दैनिक जागरण की हेडलाइन है चोरी का पूरा खेल समझिए, चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। तर्क, तथ्य और आंकड़े और अपने नाम के साथ अगर कोई लेख लिखे, नेता प्रतिपक्ष लिखें, तो जवाब आयोग को अपने नाम के साथ देना ही चाहिए था। इसके जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडियन एक्सप्रेस में ही लिखा है। कांग्रेस का आरोप है जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, बीजेपी क्यों दे रही है? कम से कम मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने नाम से लिखकर जवाब तो दिया। चुनाव आयोग को अगर जवाब देना चाहिए तो ठीक उसी तरह देना चाहिए जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखकर अपनी बात रखी है। आयोग को बयान अपनी वेबसाइट से जारी करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। दोपहर 3 बजे के करीब 7 जून को समाचार एजेंसी एएनआई चुनाव आयोग के हवाले से जवाब जारी करती है। तो चुनाव आयोग 7 जून शनिवार को या 9 जून सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकता था? कम से कम यही ट्वीट कर दिया जाता कि हम समय आने पर आधिकारिक बयान जारी करेंगे, लेकिन वह भी नहीं। यही नहीं, एएनआई के जरिए आयोग का जो जवाब जारी हुआ है वह चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर नहीं है। आखिर राहुल गांधी के सवालों पर आधिकारिक जवाब देने से किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है? क्या आयोग देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता को, नेता प्रतिपक्ष को जवाब देने के लायक नहीं समझता? क्या प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी इसी प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है? राहुल गांधी ने जो भी लिखा रिकॉर्ड पर लिखा, लेकिन चुनाव आयोग रिकॉर्ड पर क्यों नहीं बोल रहा? अनाम जवाब का महत्व नहीं होता, बल्कि यहां तक कि कोर्ट में भी जूनियर अफसर का जवाब नहीं चलता है। अक्टूबर 2020 की खबर देखिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक जूनियर ऑफिसर के माध्यम से हलफनामा पेश कर दिया कि इस मामले में खराब रिपोर्टिंग का कोई उदाहरण नहीं देखा गया। तत्कालीन चीफ जस्टिस बोबडे ने कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आप इस तरह से कोर्ट के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। जूनियर अफसर ने हलफनामा दायर किया है और बचाकर बात की है। इस पर तुषार मेहता ने कहा, हम दोबारा हलफनामा जमा करेंगे, और यह भी माना कि इसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को जमा करवाना चाहिए था। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले में सुनवाई चल रही थी। भूख से कोई ना मर जाए, इसके लिए सामुदायिक रसोई योजना को लेकर एक नीति बनाने को लेकर बहस हो रही थी। जवाब में सरकार की ओर से जो शपथ पत्र पेश किया गया उस पर एक जूनियर अफसर का दस्तखत था। बेंच ने नाराज होते हुए कहा कि आपके इस अधूरे हलफनामे को हम उठाकर फेंक देंगे। आपके सचिव इतने घमंडी हैं कि अंडर सेक्रेटरी से कहकर हलफनामा जमा करवा रहे हैं, यह नहीं चल सकता है। तो जूनियर अफसर से शपथ पत्र दिलाने की प्रवृत्ति किसकी है, आपने देख ली। कोर्ट ने क्या कहा वह भी देखा। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन
यहां तो चुनाव आयोग के जवाब में किसी का दस्तखत भी नहीं। अब आप कहां देखेंगे और किसकी तरफ? आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक और स्वायत्त संस्था बिना नाम और साइन के बयान जारी करती है और उस बयान को अपने ट्विटर हैंडल से भी जारी नहीं करती। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि जो जवाब आया है उस बारे में हमें नहीं पता कि वह पत्र चुनाव आयोग ने लिखा है या नहीं, क्योंकि उस पत्र पर ना ऊपर नाम है ना नीचे हस्ताक्षर। हमें नहीं पता कि यह पत्र किसने भेजा है। जो संस्था अपने पत्र पर खुद के हस्ताक्षर नहीं कर सकती, हम उसकी प्रामाणिकता पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्वायत्तता की रक्षा के लिए है। तभी तो आयुक्त का कार्यकाल तय किया गया है, नियुक्ति की शर्तें तय हैं और यह भी कि उनमें बदलाव नहीं हो सकता। यह निर्वाचन सदन है, यहां बैठते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। इस संस्था की स्वायत्तता की भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी है। आयोग ने एएनआई से बयान क्यों जारी करवाया? खुद उस बयान को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से क्यों नहीं जारी किया? कैसे माना जाए कि जवाब चुनाव आयोग का ही है? क्या एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था को ऐसा करना चाहिए? यही नहीं, जब राहुल गांधी ने बिना दस्तखत वाले जवाब पर सवाल किया तो उसके जवाब में चुनाव आयोग के सूत्र बात करने लगे अखबारों से। अपने ट्वीट में भी राहुल ने यह सवाल उठाया है कि आयोग इंटरमीडिएरीज मध्यस्थ के माध्यम से बयान क्यों जारी कर रहा है? सूत्र बात कर सकते हैं, बिना हस्ताक्षर वाला बयान आ सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 चुनाव आयुक्त सामने आकर देश की जनता के सामने बयान क्यों नहीं दे सकते हैं? लोकसभा चुनाव के समय तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो मशीन पर आदेशों की किताब लेकर आ गए, तो अब मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सूत्रों का सहारा क्यों ले रहे हैं? सामने से आकर सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। संवैधानिक संस्था को अपने चुनाव का बचाव करने के लिए सूत्रों के पीछे छिपने की क्या जरूरत है? सामने से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या चुनाव आयोग यह चाहता है कि जनता खुद ही समझ ले कि उसके पास जवाब है या नहीं? जब आयोग के जवाब की भाषा आक्रामक लिखी जा सकती है, तो इतनी आक्रामक भाषा में राहुल गांधी को जवाब देने वाला अपना नाम क्यों नहीं लिख सका? स्वायत्तता का संबंध साहस से होता है, निर्भीकता से होता है। जब निर्भीकता नजर ना आए तो स्वायत्तता नजर नहीं आती है। राहुल गांधी ने इस पर भी आयोग को सार्वजनिक पत्र लिख दिया और सवाल उठा दिया। लिखा, डियर ईसी, आप एक संवैधानिक संस्था हैं, बिना दस्तखत के और मध्यस्थ के हाथों गंभीर सवालों के जवाब देने का यह तरीका नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो मैंने अपने लेख में जो सवाल उठाए हैं और उनके जवाब दीजिए और साबित कीजिए। महाराष्ट्र की लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची प्रकाशित कीजिए और शाम 5 बजे के बाद मतदान केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए। सवालों से बचने से आपकी साख नहीं बचेगी, सच बोलने से बचेगी। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर 8 जून को चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से बयान दिया, जो एएनआई से लेकर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और तमाम जगहों पर छपा है। आयोग के इस सूत्र ने कहा है कि नियम के अनुसार आयोग आधिकारिक रूप से तभी बयान जारी करेगा जब राहुल गांधी उन्हें पत्र लिखेंगे। आरोप लगाने के 24 घंटे बाद भी राहुल ने मीटिंग के लिए समय नहीं मांगा, ऐसा आयोग के सूत्र के हवाले से कहा गया है। यह सूत्र कौन है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त? दोनों आयुक्त कम सक्षम हैं कि सूत्र बोल रहा है? अगर सूत्र इतना बोल रहा है तो आयोग के बयान पर अपना नाम और हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? इस सूत्र ने कहा है कि जब आयोग ने कांग्रेस को 15 मई के दिन मिलने के लिए बुलाया तो पार्टी ने और समय मांग लिया, मगर अभी तक मीटिंग नहीं की है। आयोग के सूत्र ने यह भी कहा कि यह आरोप लगाकर राहुल ने अपने पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की ही निंदा कर दी है। देश के 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख पोलिंग अधिकारी और 1 लाख काउंटिंग सुपरवाइजर राहुल गांधी के आरोपों से निराश हैं। इसकी पुष्टि यह सूत्र कैसे कर रहा है? उनकी निराशा का दावा सूत्र कैसे कर सकता है? अगर आयोग के साथ काम करने वाले लाखों लोग निराश हैं तो क्या चुनाव आयोग एक बयान जारी नहीं कर सकता? कम से कम आयोग अपने लेटर हेड पर ही बयान जारी कर देता। 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हुए, 23 नवंबर को नतीजे आए और उसके बाद से राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। राहुल का कहना है कि भाजपा ने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों में
जिन 149 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 132 पर विजय हासिल की, यानी 89% का स्ट्राइक रेट। यह किसी भी चुनाव में उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन था, जबकि सिर्फ 5 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का स्ट्राइक रेट मात्र 32% था। जब भी लगता है कि इस मुद्दे को भुला दिया गया है, राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर सामने आ जाते हैं। जाहिर है वे इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। उन्हें लगता है कि कुछ संदिग्ध है, जवाब चाहिए। तो चुनाव आयोग को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्यों चुनाव आयोग मतदाता की सूची शाम 5 बजे के बाद के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने नहीं देता? आखिर आयोग को लेकर उठे सवालों पर भरोसा कैसे बनेगा? क्या आयोग की अनाम बिना हस्ताक्षर वाली प्रेस रिलीज को अंतिम जवाब और अंतिम सत्य मान लिया जाएगा? राहुल गांधी ने 3 फरवरी को लोकसभा में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे। उसके बाद 7 फरवरी को दिल्ली में उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चुनाव आयोग आक्रामक जवाब दे रहा है बिना हस्ताक्षर के। इसके बाद भी राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे। अतीत में उनकी कई बातें इसी तरह सही साबित हुई। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब तुर्की के ड्रोन की चर्चा चलने लगी, तब राहुल गांधी का ड्रोन पर बनाया गया कुछ दिन पुराना वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने संसद में भी इसे लेकर उठाया कि दुनिया में युद्ध करने की नीति और तकनीकी बदल गई है, भारत क्यों पीछे है। पाकिस्तान और चीन को मिला देने का बयान भी उनका वायरल हो रहा था। ऐसे कई प्रसंग मिल जाएंगे। तो राहुल गांधी के इस आरोप को लेकर मजाक उड़ाने से लेकर डपट कर जवाब देने की बात नहीं है। जो गौर करने वाली बात है वह यह कि राहुल बार बार उठ खड़े होते हैं और यही सवाल दोहरा देते हैं। 7 जून को अखबारों में लेख लिखने से पहले अप्रैल के महीने में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन सेंटर में भी इस चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। राहुल गांधी 7 जून के अपने लेख की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव पर सवाल उठाने से करते हैं। कहते हैं कि चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 से यह क्यों सुनिश्चित किया गया कि समिति मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन 2-1 के बहुमत से करे। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों का एक ही वोट होगा, जिसका मतलब है नेता प्रतिपक्ष का पक्ष कमजोर हो जाएगा। जिन्हें चुनाव लड़ना है वही अंपायर तय कर रहे हैं। चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को भी हटाकर कैबिनेट मंत्री को लाया गया। यह फैसला गले नहीं उतरता। राहुल लिखते हैं कि आखिर चयन समिति से एक निष्पक्ष निर्णायक को हटाकर कोई अपनी पसंद का सदस्य क्यों लाना चाहेगा? जैसे ही आप यह सवाल खुद से पूछेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाना ही था, तब फिर इस चयन समिति का क्या मतलब है? आयोग की स्वायत्तता मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से शुरू होती है। क्या आपको इसका साफ जवाब मिला कि मुख्य न्यायाधीश को हटाकर समिति का संतुलन सरकार के पक्ष में करने का क्या मकसद रहा होगा? इसके बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव की बात अपने लेख में करते हैं। बताते हैं कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पंजीकृत वोटर थे 8.98 करोड़। मई 2024 में लोकसभा चुनाव में पंजीकृत वोटर की संख्या बढ़कर 9.29 करोड़ हो गई। 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं, यह मामूली वृद्धि है। लेकिन मई 2024 के बाद नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पंजीकृत वोटर की संख्या हो जाती है 9.70 करोड़। 5 महीने के भीतर 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं, यह असामान्य है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से यह सब लिखा है। 5 साल में 31 लाख नए वोटर जुड़ते हैं और केवल 5 महीने में 41 लाख नए वोटर। 5 साल और 5 महीने में गिनती का इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? और महाराष्ट्र के वयस्क आबादी से ज्यादा वोटर कैसे हो सकते हैं? 7 फरवरी